सब कैसे हैं दोस्तों। हम पढ़ेंगे रिसर्च मेथडोलॉजी, मेथड्स एंड टेक्निक बाय कोठारी, जो कि न्यू एज इंटरनेशनल पब्लिशर्स की बुक है। उससे हम इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे और सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कि ये रिसर्च मेथडोलॉजी क्या है। और इस सब्जेक्ट में आगे बढ़ने से पहले मैं कंटेंट्स कवर करूँगा कि कितने चैप्टर्स हैं और चैप्टर्स में क्या क्या कंटेंट है और उनका क्या मतलब है। तो पहले ये समझते हैं कि इसमें कितने चैप्टर्स हैं और उसमें क्या क्या कंटेंट है। तो ये जो रिसर्च मेथडोलॉजी का पहला चैप्टर है वो इंट्रोडक्शन का है, जिसमें कि रिसर्च का क्या मतलब है और उसके उद्देश्य क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, मोटिवेशन क्या है रिसर्च की। मोटिवेशन मीन्स मतलब व्हाट ब्रिंग्स यू टू रिसर्च। किसी रिसर्च के लिए वी नीड अ स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन, राइट। उसके पीछे क्या कारण है, किस वजह से आप रिसर्च के लिए जा रहे हैं, और कितने तरह की रिसर्च होती है, टाइप्स ऑफ रिसर्च। देन रिसर्च की अप्रोच क्या है, कितनी तरह से रिसर्च को समझ सकते हैं, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है रिसर्च का, रिसर्च के तरीके क्या हैं, और रिसर्च मेथड्स और मेथडोलॉजी में क्या क्या डिफरेंस है। रिसर्च और साइंटिफिक मेथड क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, नोइंग हाउ रिसर्च इज डन। रिसर्च प्रोसेस क्या है, पूरा प्रोसेस विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक अच्छी रिसर्च का क्या क्राइटेरिया है, एक अच्छी रिसर्च के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है और उसका क्या क्राइटेरिया है वो समझेंगे। और रिसर्च करते हुए क्या दिक्कतें आती हैं इंडियन रिसर्चर्स को, वो भी हम इसको दोबारा समझेंगे। और उसके बाद दूसरे चैप्टर में हम ये देखेंगे कि रिसर्च प्रॉब्लम क्या है और कैसे एक अच्छी प्रॉब्लम रिसर्च के लिए सिलेक्ट करते हैं, और रिसर्च प्रॉब्लम को सिलेक्ट करना का क्या तरीका है और इसकी ज़रूरत क्या है, एक रिसर्च प्रॉब्लम को डिफाइन करने की क्या ज़रूरत है, और टेक्निक्स जो इन्वॉल्व हैं इन डिफाइनिंग रिसर्च प्रॉब्लम वो क्या टेक्निक होती हैं। क्योंकि ये सब टेक्निक्स यू विल बी आस्क्ड, आपको पूछी जाएंगी जब आप अपना रिसर्च का प्रेजेंटेशन करेंगे, तो आपको पूछा जाएगा कि आप कौन सी तरह की रिसर्च कर रहे हो, क्या आपके उद्देश्य हैं रिसर्च के, और ये रिसर्च तक आप कैसे पहुँचे। और फिर आपको एक रिसर्च का प्रॉब्लम डिफाइन करना होगा और वो आपने कैसे सिलेक्ट किया, उसकी क्या टेक्निक है डिफाइन करने की, वो सारी चीज़ें आपको अपनी रिसर्च में बतानी होती हैं। फिर एक रिसर्च का एक डिज़ाइन बनता है, ठीक है, पूरा ये रिसर्च आप कैसे करेंगे उसका, तो दैट इज़ कॉल्ड एज रिसर्च डिज़ाइन, उसको रिसर्च डिज़ाइन बोलते हैं। एक अच्छे डिज़ाइन में क्या होना चाहिए, उसके क्या फीचर्स होते हैं, उसमें इम्पोर्टेंट कंसेप्ट रिलेटेड टू रिसर्च डिज़ाइन, डिफरेंट रिसर्च डिज़ाइन, कौन कौन से रिसर्च डिज़ाइन हमारे हैं जो हमने पढ़ने हैं, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, बेसिक सिद्धांत क्या हैं एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के। उसके बाद सैंपल कैसे डिज़ाइन करना है, मान लो कोई भी रिसर्च करते हैं उसके लिए आपको एक सैंपल चाहिए, वो सैंपल कैसे डिज़ाइन होगा, सेंसस है, सैंपल सर्वे है, इम्प्लीकेशंस ऑफ सैंपल डिज़ाइन, वो सैंपल डिज़ाइन को कैसे, क्या इम्प्लीकेशंस होंगी, स्टेप्स क्या होंगे सैंपल डिज़ाइन के, और क्राइटेरिया क्या होगा सैंपल सिलेक्ट करने का, ठीक है, क्राइटेरिया फॉर सिलेक्टिंग अ सैंपल प्रोसीजर, सैम्पलिंग प्रोसीजर। और एक अच्छे सैंपल डिज़ाइन के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, कितने तरह के सैंपल डिज़ाइन होते हैं और कैसे
रैंडम सैंपल डिज़ाइन करते हैं, रैंडम सैंपल को कैसे सिलेक्ट करते हैं, और रैंडम सैम्पलिंग फ्रॉम इनफाइनाइट यूनिवर्स। लाइक वी हैव, हमारे पास ये यूनिवर्स जो है वो सीमा नहीं है उसकी कोई भी, तो एक रैंडम सैंपल उस जिसकी कोई बाउंड्रीज नहीं है, जिसकी कोई सीमाएं नहीं है, उसमें से एक सैंपल देखना और फिर उस सैंपल को सबके लिए जनरलाइज कर देना। ठीक है, यही कर सकते, क्योंकि सपोज इफ यू आर सिलेक्टिंग अ सैंपल, कुछ एक मान लो कि 1000 लोग हैं किसी विलेज में, तो वो 1000 लोग किसी सिचुएशन में कैसा बिहेव करेंगे, तो वो कैसे पता कर सकते हैं कि किस सिचुएशन में वो कैसा रिएक्ट करेंगे। तो हमने कुछ 10 या 12 लोग रेंडमली लिए, हमने उनसे पूछा कि आप कैसा बिहेव करेंगे किसी जनरल कंडीशन में, तो वो रैंडम सैंपल हुआ, किसी भी 10 लोगों को पूछ लिया, और उनका जो जजमेंट है, उनका जो रिस्पॉन्स है, उसको हमने पूरी 1000 पॉपुलेशन के लिए जनरलाइज कर दिया। तो इस तरह की जो जैसे सैंपल कैसे डिज़ाइन करना है, तो हमें ये पूछा जाएगा जब हम रिसर्च किसी के आके रखेंगे बना के अपनी रिसर्च, तो हमें ये पूछा जाएगा कि आपने सैंपल क्या लिया था, कैसे उसको डिज़ाइन किया, ठीक है, और आपने वो सैंपल कैसे सिलेक्ट किया। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स रैंडम सैम्पलिंग डिज़ाइन और रैंडम सैम्पलिंग फ्रॉम एन इनफाइनाइट यूनिवर्स, एक असीमित दुनिया से, असीमित यूनिवर्स से सैंपल सिलेक्ट करना, और कॉम्प्लेक्स रैंडम सैम्पलिंग डिज़ाइन ये क्या है, इसको भी हम समझेंगे इस चैप्टर में। उसके बाद होता है स्केलिंग। स्केलिंग टेक्निक, मेजरमेंट और स्केलिंग टेक्निक होती है। स्केलिंग मीन्स जैसे कि हमारे पास मान लो कि एक बहुत बड़ी जगह है जिसको हमने एक पेपर पे प्लॉट करना है, एक पेपर पे बनाना है, तो उस जगह को उस पेपर पे बनाने के लिए हमें उसको स्केल डाउन करना पड़ेगा, स्केलिंग करनी पड़ेगी हमें। जैसे ग्राउंड पे अगर कोई 100 किलोमीटर है तो उसको हम एक 100 सेंटीमीटर की लाइन से दिखा रहे हैं, तो ये एक स्केलिंग है, इसको हमने स्केल डाउन किया है। इसी तरह से जब पूरी दुनिया के लिए या पूरे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन के लिए या बहुत ज़्यादा किसी सैंपल के लिए जब हमने कोई चीज़ देखनी है, तो हम उसमें से कुछ थोड़ी सी चीज़ के लिए देखते हैं कि वो कैसा रिएक्ट करेंगे और कैसा बिहेव करेंगे, क्या उस पर रिएक्शन होगा, और उसको जनरलाइज करते हैं। तो ये स्केलिंग टेक्निक्स क्या हैं, मेजरमेंट इन रिसर्च क्या होती है, मेजरमेंट स्केल्स क्या होते हैं, ठीक है, सोर्सेज ऑफ एरर इन मेजरमेंट, कितनी तरह की गलतियां हो सकती हैं, और टेस्ट ऑफ साउंड मेजरमेंट, और टेक्निक ऑफ डेवलपिंग मेजरमेंट टूल, जो नापने के लिए क्या टूल्स आपने यूज़ किए, क्या तरीके आपने यूज़ किए, क्या टेक्निक्स आपने यूज़ किए उसको मेज़र करने के लिए, वो सब इसमें देखेंगे। स्केलिंग का क्या मतलब है उसको भी समझेंगे, स्केल कैसे क्लासीफाई करते हैं, कितने तरह के स्केल होते हैं, इम्पॉर्टेंट टेक्निक्स इन स्केलिंग। ठीक है, स्केलिंग करने के बाद हम ये बताएंगे कि डाटा कैसे कलेक्ट करना है। डाटा कलेक्ट करने का क्या तरीका है, प्राइमरी डाटा जिस पे हमारी सारी रिसर्च बेस्ड है उसको कैसे कलेक्ट करना है, उसको इकट्ठा कैसे करना है, ऑब्जर्वेशन मेथड क्या है, कैसे उस डाटा को देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, इंटरव्यू मेथड है जैसे। तो कलेक्शन के लिए कलेक्शन ऑफ डाटा, जैसे क्वेश्चनरी से लोगों से पूछ के, क्वेश्चनरीज कुछ सेट ऑफ क्वेश्चन बना लिए आपने, सवाल बना लिए, सवालों को पूछा आपने, कलेक्ट किया उसका डाटा, ठीक है, क्वेश्चनरीज के थ्रू। कलेक्शन ऑफ डाटा थ्रू स्केड्यूल्स, लोगों का शेड्यूल देख के डाटा कलेक्ट करना, डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चनरी एंड शेड्यूल, सम अदर इम्पॉर्टेंट मेथड, कुछ और भी इम्पॉर्टेंट टेक्निक्स हम देखेंगे डाटा कलेक्शन की। तो डाटा कैसे कलेक्ट करना है
और कैसे इंटरव्यू करने हैं, किस तरह कितनी टेक्निक है डाटा कलेक्ट करने की, कितने तरीके हैं, ये सारा। अब जब हमने डाटा कलेक्ट कर लिया तो अब उस डाटा को प्रोसेस कैसे करना है, उसको एनालाइज कैसे करना है, वो हम देखेंगे इसमें। एनालाइज और प्रोसेसिंग ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं और प्रोसेसिंग करते हुए दिक्कत क्या आती है, ठीक है। और टाइप्स ऑफ एनालिसिस, कितने तरह के एनालिसिस हैं। फिर आपको ये स्टैट्स जो एक मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट है उसको भी हमने देखना है कि वो रिसर्च में कैसे काम करता है। स्टैट्स, स्टैटिस्टिक्स इन मैथ इन रिसर्च। देन वी हैव measures of central tendency, dispersion, dispersion जो फैला हुआ, ठीक है। एसिमेट्रिक जो कि सिमेट्री में नहीं है, ठीक है। स्क्यूनेस है जिसमें, तो उसकी उसकी मेजरमेंट कैसे करेंगे। रिलेशनशिप्स कैसे फाइंड आउट करेंगे भी इस चीज का किसी चीज के साथ क्या रिलेशन है। मेजर्स ऑफ रिलेशनशिप, जैसे एक छोटी सी चीज बताते हैं, जैसे अगर मौसम अच्छा है, जैसे बारिश का मौसम है, तो वो एक जनरल हैप्पीनेस लेके आता है सभी लोगों के बीच में, सभी इंसान और एनिमल्स एक। तो दिस इज अ रिलेशनशिप। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है या बहुत ज़्यादा ठंड है, तो दिस इज अ रिलेशनशिप बिटवीन, मतलब संबंध क्या है। अगर अच्छा मौसम है तो आप अच्छा व्यवहार करेंगे, एक जनरल है। और अगर एक मौसम बहुत गर्मी का है तो आप देखेंगे कि सड़कों पे लड़ाई भी ज़्यादा होगी, ठीक है। और खाने पीने से अगर इसे रिलेट करें तो अगर मौसम अच्छा है तो खाने पीने की दुकानों पे बहुत ज़्यादा रश रहेगा। तो ये रिलेशन कैसे मेज़र करना है ये इसमें बताएंगे। और रिग्रेशन एनालिसिस क्या होता है। रिग्रेशन एनालिसिस है कि एक उसमें बहुत सारे वेरिएबल होते हैं, कुछ डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, कुछ किसी पे निर्भर करने वाले वेरिएबल हैं, कुछ किसी से किसी पे नहीं निर्भर करने वाले ऐसे वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल का मतलब है जो चीज़ें बदलती रहती हैं, ठीक है। तो वो कुछ चीज़ें किसी और चीज़ों पे डिपेंड करती हैं। जैसे आपके पास अगर पैसा ज़्यादा है तो आप ज़्यादा खर्चा करेंगे। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं जो दूसरों पे डिपेंड करती हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, और इसके एनालिसिस को ही हम रिग्रेशन एनालिसिस बोलते हैं। इसके रिलेशन को फाइंड आउट करना कि इनमें क्या डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल में क्या रिलेशन है। मल्टीपल कोरिलेशन, रिग्रेशन, पार्शियल कोरिलेशन, तो ये सारी चीज़ें इसमें हम समझेंगे कि डाटा को कैसे प्रोसेस किया जाता है। उसके बाद सैम्पलिंग फंडामेंटल्स हम समझेंगे, एक चैप्टर आएगा आपको जिसमें कि नीड फॉर सैम्पलिंग, ज़रूरत क्या है सैम्पलिंग की, इम्पोर्टेंट सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, सेंट्रल लिमिट थ्योरम, उसके बाद सैम्पलिंग थ्योरी, सैंडलर्स ए टेस्ट, कंसेप्ट ऑफ स्टैंडर्ड एरर। तो ये सब सैंपल से रिलेटेड चीज़ें हैं कि एक पॉपुलेशन है आपको दे दी, उसका मीन कैसे कैलकुलेट करना है, पॉपुलेशन का प्रपोर्शन कैसे लेना है, सैंपल साइज कैसे लेना है, ये सारी चीज़ें आपको सैंपल फंडामेंटल्स में बताई जाएंगी। उसके बाद जो हाइपोथेसिस के बारे में हम लोग देखेंगे कि हाइपोथेसिस क्या चीज़ है और कौन से कंसेप्ट हैं जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए जो कंसर्न है, ज़रूरत है। और हाइपोथेसिस टेस्टिंग का, ये हाइपोथेसिस क्या है, ठीक है, उसको कैसे टेस्ट करते हैं, फ्लो डायग्राम कैसे बनाते हैं, उसका एक चित्र बना के उसको कैसे समझाते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग को, और कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं, और पावर ऑफ हाइपोथेसिस चेक करना, ठीक है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग का मीन्स, उसके बाद डिफरेंस बिटवीन मीन्स, देन कंपेयरिंग टू रिलेटेड सैंपल्स, ठीक है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग को प्रोपोर्शन, उसका डिफरेंस प्रोपोर्शन, ये सारी चीज़ें। फिर एक आता है ची स्क्वायर टेस्ट, ये भी हाइपोथेसिस टेस्टिंग का ही पार्ट है। उसके बाद वेरिएंस और कन्वेरियंस, वेरिएंस और कन्वेरियंस है। वेरिएंस मतलब वो डाटा कितना वेरी कर रहा है, कितना बदल रहा है,
किस तरह से बदल रहा है हम उसको देखेंगे। और इसमें एक एनालिसिस आता है, उसको बोलते हैं एनालिसिस ऑफ वेरिएंस थ्रू एनोवा। एनोवा क्या है, उसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, ये सब आप चैप्टर नंबर 11 में आप पढ़ेंगे। फिर सेकेंड लेवल टेस्टिंग होती है हाइपोथेसिस की, जो नॉन पैरामीट्रिक और डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट होते हैं, जिसमें मल्टी वेरिएट टेस्ट है, मल्टी वेरिएट एनालिसिस टेक्निक है, वो भी हम समझेंगे, और इंटरप्रिटेशन और रिपोर्ट राइटिंग। अब इसके बाद हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बाद जो हमारा नया चैप्टर शुरू हो रहा है कि अब जो डाटा आपने यूज किया है उसको कैसे इंटरप्रेट करना है, उससे उससे इंफॉर्मेशन कैसे फाइंड आउट करनी है डाटा से, और मीनिंग ऑफ इंटरप्रिटेशन क्या है, टेक्निक ऑफ इंटरप्रिटेशन क्या है, और प्रिकॉशन इन इंटरप्रिटेशन। इसमें सिग्निफिकेंस ऑफ रिपोर्ट राइटिंग, एक रिपोर्ट राइटिंग में आपको डाटा से इंटरप्रेट करना, अब ये अलग हो सकती है, एक डाटा का इंटरप्रिटेशन कैन बी डिफरेंट फॉर बाय डिफरेंट रिसर्चर्स। आपकी समझ कुछ और है, आपने डिफरेंटली उसको इंटरप्रेट किया, किसी और ने उसको उसी किसी और वे में इंटरप्रेट किया। हम इसको एग्जांपल्स की तरह भी समझेंगे, और फाइनली हम ये समझेंगे कि कंप्यूटर का क्या रोल है रिसर्च में। तो जैसे कंप्यूटर और उसकी टेक्नोलॉजी, बाइनरी सिस्टम, कंप्यूटर एप्लीकेशन जो आजकल जो बढ़ गया है, उसका क्या मतलब है इसमें रिसर्च में। तो पहले रिसर्च मेथोडोलॉजी को समझते हैं, मतलब क्या होता है रिसर्च का। तो रिसर्च जो है कॉमनली ये है एक पर्लेंस जो कि सर्च फॉर नॉलेज है। सर्च फॉर नॉलेज का मतलब है, सर्च फॉर नॉलेज है, और once it is being defined as scientific or systematic research for pertaining information on specific topic। एक स्पेसिफिक उद्देश्य के लिए, एक स्पेसिफिक टॉपिक के लिए साइंटिफिक तरीके से और सिस्टमैटिक सर्च करना ही रिसर्च है। और रिसर्च एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन भी बोला है कईयों ने इसको। ये एक केयरफुल इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी भी है। इन्वेस्टिगेशन एक केयरफुल इन्वेस्टिगेशन करना किसी फैक्ट्स पे या किसी डाटा पे, स्पेशली थ्रू सर्च फॉर न्यू फैक्ट्स इन एनी ब्रांच ऑफ नॉलेज। और रेडमैन और मोरी ने भी डिफाइन किया है, ये एक सिस्टमाइज्ड एफर्ट है टू गेन न्यू नॉलेज। एक नई नॉलेज को लेने के लिए एक सिस्टमैटिक एफर्ट करना, एक तरीके से एफर्ट करना ही एक रिसर्च है। और कईयों ने ये बोला है कि रिसर्च जो है वो अननोन से नोन से अननोन की तरफ की एक यात्रा है। मतलब जो चीजें आपको मालूम है, जो चीजें ऑलरेडी हमने फाइंड आउट की हुई, उससे अननोन चीजों को, जिनके बारे में हमें नहीं पता, उन तक जाना ही रिसर्च है। जो एक साइंटिफिक और सिस्टमैटिक तरीके से जाना नई नॉलेज के लिए, किसी नॉलेज के लिए जो कि हमें नहीं पता अभी तक। और कई कुछ लोगों ने बोला है कि ये इंक्लूसिवनेस से ही इट्स अ मदर ऑफ ऑल नॉलेज, मतलब जानने की जिज्ञासा। ठीक है, एक नई चीजों के लिए कोई प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ही, जैसे आविष्कार जो है वो किसी प्रॉब्लम की वजह से ही होता है नया आविष्कार। कोई प्रॉब्लम जो कोई आदमी या कोई पॉपुलेशन फेस कर रही है, और उस प्रॉब्लम की वजह से ही हम कुछ नए सॉल्यूशंस निकालते हैं, नया तरीका निकालते हैं उस प्रॉब्लम से डील करने का। और रिसर्च एक एकेडमिक एक्टिविटी है, एक एकेडमिक एक्टिविटी है जिसमें कि जैसे क्लिफोर्ड और वुडी ने डिफाइन किया है, डिफाइनिंग एंड रीडिफाइनिंग प्रॉब्लम, किसी प्रॉब्लम को दोबारा से डिफाइन करना और उसको समझना। फॉर्मेलिटिंग हाइपोथेसिस, फॉर्मेलिटिंग हाइपोथेसिस मतलब सॉल्यूशंस को सजेस्ट करना।
किसी प्रॉब्लम के लिए आप क्या सॉल्यूशन सजेस्ट करते हो, फिर उस सॉल्यूशन सजेशन से ही बात नहीं बनती है, फिर उसके लिए डाटा कलेक्ट करना, फिर उस डाटा को ऑर्गेनाइज करना, फिर उससे मतलब उस डाटा को ऑर्गेनाइज करने के बाद इवैल्यूएट डाटा, उसके बाद मेकिंग डिडक्शंस, रीचिंग आउट, उससे कंक्लूजन देना, उससे कंक्लूड करना, ठीक है, और लास्ट में केयरफुली टेस्टिंग ऑफ कंक्लूजन टू डिटरमाइन वेदर, और जो कंक्लूजन्स आपने दिए हैं उसको टेस्ट करना कि ये काम भी करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है। तो उसको बोलते हैं वेदर, मतलब एक हाइपोथेसिस दिया जिसमें आपने सजेस्ट किए सॉल्यूशंस, और उन सॉल्यूशंस के लिए आपने कुछ डाटा कलेक्ट किया, उनको ऑर्गेनाइज किया, ठीक है, और उसके बाद आपने डिडक्शंस की, डिडक्शंस के बाद आप कंक्लूजन्स पे पहुंचे, कंक्लूजन्स के बाद आपने उन कंक्लूजन्स को चेक किया कि ये काम करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये आज के लिए इतना बहुत है, जिसमें हमने रिसर्च के बारे में समझा है कि रिसर्च क्या है और कितने चैप्टर्स हैं इस कोठारी की बुक के द्वारा हम ये कवर अप करेंगे। आज के लिए इतना बहुत है और बाकी हम नेक्स्ट क्लासेस में कवर करेंगे।